स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को, जिसमें आज हम लोग उस डिफिनेशन को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है डेसिडुआ यानी पत्निका। ठीक है, गर्भावस्था के समय में गर्भाशय की वाहिकाएं आंतरिक जो म्यूकस एंडोमेट्रियम में रहती हैं, इसी को गर्भावस्था के समय डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। जो एंडोमेट्रियम होता है उसी में गर्भाशय की जो वाहिकाएं होती हैं वो गर्भावस्था के समय रहती हैं, उसी को हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। स्त्री के गर्भधारण कर लेने के समय से हार्मोन एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा स्रावित होने के कारण एंडोमेट्रियम अधिक मोटी हो जाती है। ठीक है, जब गर्भधारण शुरू होता है या गर्भावस्था स्टार्ट हो जाता है तब एस्ट्रोजन जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में स्रावित होना शुरू होती है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम जो होती है वो अधिक मोटी हो जाती है। बिना गर्भधारण किए एंडोमेट्रियम की जो मोटाई होती है वो लगभग 1/8 इंच होती है। ठीक है, यानी 1/8 इंच मोटी होती है, लेकिन गर्भधारण कर लेने के पश्चात इसकी जो मोटाई होती है लगभग आधे इंच की रह जाती है। ठीक है, अंडाशय के कॉपर ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन अधिक निकलने के कारण जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसके प्रभाव से एंडोमेट्रियम की ग्रंथि जो होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिनसे अधिक मात्रा में स्राव निकलना शुरू होता है, जिससे रक्त वाहिकाएँ फूल जाती है। जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन के कारण से बहुत अधिक मात्रा में एंडोमेट्रियम की से निकलना शुरू होती है, जिसके कारण रक्त वाहिकाएँ फूल जाती हैं। इसी के कारण एंडोमेट्रियम पर कोमल वाहिकाएँ स्थान तैयार होती है, जिसके कारण निषेचित जो डिम्ब होते हैं यानी फर्टिलाइज ओवम होते हैं वो आरोपित होना शुरू होते हैं, यहीं से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब रक्त वाहिकाएँ फूलती हैं उसके कारण जो निषेचित डिम्ब होते हैं वो गर्भाशय में निरोपित या आरोपित होना शुरू होते हैं, और यहीं से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे पत्निकाओं के परत। ठीक है, जो डेसिडुआ होते हैं उसके कितने परत होते हैं, तो इसके 3 परत होते हैं। पहला जो होता है वो कठोर परत यानी कॉम्पैक्ट लेयर होता है। यह सबसे बाहरी लेयर होता है जो गर्भाशय से सटा हुआ रहता है। ठीक है, इसी परत में निषेचित अंडाणु का आरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है। जो कठोर परत होता है उसी में जो अंडाणु होते हैं जो निषेचित होते हैं वो आरोपित होते हैं। इस परत में घनी कोशिकाएं, रक्तवाहिनिकाएं एवं ग्रंथियां स्थित होती हैं। इस परत की प्रत्येक दिशा में क्रोनिक बड्स भी फैले होते हैं। ठीक है, जो कठोर परत होते हैं उसी में घनी कोशिकाएं के साथ साथ रक्तवाहिनिकाएं तथा ग्रंथियां भी स्थित होती हैं। इसकी प्रत्येक दिशा में क्रोनिक बड्स भी फैले होते हैं। अगला जो है वह है स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, यह डेसिडुआ की बीच वाली परत होती है। इस परत की कोशिकाएं एक दूसरे से दूर स्थित होती हैं, जिससे ये कोशिकाएं अधिक बढ़ती हैं और स्पंज की भांति मुलायम हो जाती हैं। जो डेसिडुआ का मिडिल फेज होता है या मिडिल लेयर जो होता है वो स्पॉन्जी रचना होती है, जिसमें जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहती है या दूर दूर स्थित रहती हैं। इसी परत के द्वारा अपरा जो है और झिल्ली अलग अलग होती हैं। ठीक है, अपरा और झिल्ली जो होते हैं वो अलग अलग इसी परत के कारण होते हैं। अगला जो है वह है आधारीय परत यानी बेसल लेयर। ये सबसे अंदरूनी झिल्ली होता है और ये सबसे पतला भी परत होता है। इसे अस्थायी परत के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि शिशु जन्म के समय यह परत टूटकर निकल जाता है तथा पुनः नए एंडोमेट्रियम का निर्माण करता है। जो बेसल लेयर होता है वो डेसिडुआ का सबसे अंदरूनी लेयर होता है और ये सबसे पतला भी परत होता है। इसमें एक जो परत होती है वो शिशु के जन्म के समय ये शरीर से बाहर निकल जाती है और बाद में फिर नए एंडोमेट्रियम का निर्माण करती है। इसे अस्थायी परत के भी नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डेसिडुआ के कार्य यानी फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। ठीक है, जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो आरोपित डेसिडुआ में होता है, यानी जो डेसिडुआ है वह निषेचित अंडाणु का निरोपण हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान करना इसका कार्य होता है। दूसरा होता है जो निषेचित अंडाणु होते हैं वो उसके प्रारंभिक विकास, जब तक अपरा का निर्माण नहीं होता है तब तक जो प्रारंभिक विकास होता है उसको पोषण जो देता है वो डेसिडुआ ही देता है। तीसरा जो होता है वो डेसिडुआ के जो आधारीय परत होते हैं, जो सबसे नीचे वाला बेसल परत होता है यानी भीतरी परत होता है, उसी के द्वारा अपरा का भी निर्माण या मातृक जो छोर बनता है वो इसी के कारण बनता है। जो बेसल लेयर होता है वही जो है अपरा का निर्माण करता है। ठीक है, और जब तक अपरा नहीं बनता है तब तक ये पोषण भ्रूण को देते रहता है या फर्टिलाइज ओवम जो होता है उसको देते रहता है, और साथ ही फर्टिलाइज जो ओवम होते हैं उसको भी ये आरोपित करने हेतु उपयुक्त स्थान को देता है। जो क्वेश्चन है वह है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ठीक है,
जब नर का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तब जाइगोट का निर्माण होता है। इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब नर का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं या जाइगोट का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तब नॉर्मली हम लोग मोटा मोटी ये जाने कि जो पुरुष का सीसन होता है वो महिलाओं की जब योनि में प्रवेश करता है तब सीसन से वीर्य स्खलित होता है महिलाओं की योनि में, जिसमें लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। और स्त्री के जो मासिक चक्र के 14वें दिन अगर ये जो शुक्राणु है अगर अंडाशय में जाते हैं तब जो होता है वो ओवम के साथ ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक, और धीरे धीरे करके ये भ्रूण का रूप लेना शुरू करते हैं और उसके बाद ये बच्चे के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं या नवजात के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर 14वें दिन के बाद अगर जो है लगातार 2 बार अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है या ओवल्यूट नहीं होता है तो उसके पश्चात ये क्या होता है कि ये मासिक स्राव के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर 24 घंटे के अंदर कोई शुक्राणु फ्यूजन कर जाए तब शुक्राणु भी सुरक्षित रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर कोई शुक्राणु किसी अंडाणु के साथ निषेचित नहीं हो पाता है तो उस क्रिया में अंडाणु भी जो होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, साथ ही शुक्राणु भी वो अपना वो जो गुण होता है निषेचित होने का या फिर निषेचन कर पाने का वो अपने गुण को खो देते हैं। ठीक, जिसके कारण ये निषेचित नहीं हो पाते हैं। तो शुक्राणु होता है वो अपने एंजाइम के कारण ओवम के जो भी पार्ट होते हैं उसको छेदते हुए अंदर प्रवेश करता है और उसी के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो पाती है, जिसके पश्चात जाइगोट बनता है और जाइगोट के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। साथ ही जो 23 गुणसूत्र मिलते हैं वो माता द्वारा और 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो पिता द्वारा मिलता है। यानी जो बच्चे में होता है वो कुल मिला के 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 जो होता है वो गुणसूत्र माता द्वारा और 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो पिता द्वारा मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तब फर्टिलाइज होता है या जाइगोट बनता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और गर्भाशय में स्थापित होने को ही आरोपण के नाम से जानते हैं। जब फर्टिलाइज होता है उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट जो है वो 7 से 11वें दिन ये गर्भाशय में स्थापित होता है। इसी को हम लोग आरोपण के नाम से जानते हैं यानी इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे आरोपण की प्रक्रिया। ठीक है, आरोपण की जो मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन के नाम से जो जानते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। जाइगोट जो है वो गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में जब पहुंचता है तो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर 1-2 दिन में मुक्त अवस्था में रहता है। आरोपण जो होता है गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम में जो बॉडी होता है उसके अगले या पिछले भित्ति में ऊंचाई पर होता है। जो एंडोमेट्रियम होता है उसी के बॉडी के अगले या पिछले भित्ति में आरोपण की क्रिया संपन्न होती है, जो कि गर्भाशय का एक अंदरूनी लेयर होता है। आरोपण की क्रिया निषेचन के 7वें दिन प्रारंभ होकर 11वें दिन तक पूरी होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि जो निषेचन होता है उसके पश्चात आरोपण की क्रिया होती है जो 7 से 11वें दिन तक चलती है, जिसके में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो गर्भाशय में आरोपित होता है 7 से 11वें दिन। साथ ही समसूत्री विभाजन के पश्चात 16 कोशिकाएं संरचना मोरुला तैयार करती है। ठीक है, साथ ही पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो 2, 4, 8 की संख्या में 16 तक जाता है, जिसके पश्चात मोरुला बनता है जो ठोस तथा गेंद की आकार यानी गोलाकार रचना होता है और इसी में एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, आरोपण की प्रक्रिया इनर सेल मार्ग के चारों ओर कोशिकाओं की एक परत बनाती है या पतली परत बनाती है जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। इसकी परत में छोटे छोटे प्रोजेक्शन भी रहते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करती है जो अत्यंत चिपचिपे होने के कारण ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं को एंड्रोमेट्रियम की कोशिकाओं को चिपकने में सहायता प्रदान करती है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो एक प्रकार के एंजाइम को भी स्रावित करता है, जिसके कारण ट्रोफोब्लास्ट और जो उसकी कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोमेट्रियम की कोशिकाओं के साथ चिपकने में मददगार होती हैं। साथ ही जो स्रावित एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं होती हैं उसको काटकर एक छोटा सा गर्त बनता है यानी गड्ढा बनता है, उसी को हम लोग डेसिड्यूआ के नाम से जानते हैं।
इसी में ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं धंसती है और स्थापित होकर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करती है। जब डेसिडुआ बनता है उसी में ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो धंसती है, जिसके पश्चात इम्प्लांटेशन की क्रिया पूर्ण होती है। साथ ही गर्भस्थ शिशु की जो कपाल या खोपड़ी होता है वो भ्रूण के शरीर के ऊपर राउंडेड ओवल शेप अस्थियों से निर्मित रचना होती है, जिसे हम लोग खोपड़ी या कंकाल के नाम से जानते हैं या कपाल के नाम से जानते हैं। इसी खोपड़ी में जो होता है वो मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्भस्थ शिशु की कपाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह गर्भस्थ शिशु की कपाल यानी फीटल स्कल के नाम से जानते हैं। जो भ्रूण का शरीर के सबसे ऊपरी राउंड ओवल शेप होता है, हड्डियों से निर्मित रचना होती है, उसी को हम लोग शिशु का कपाल या खोपड़ी के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर जो होता है वो भ्रूण का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो खोपड़ी या कपाल होता है वो एक राउंड ओवल शेप का अस्थियों से निर्मित रचना होती है, जिसमें भ्रूण का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी जो होती है वो 3 भाग में बनती है। एक होता है वर्टेक्स, ठीक है, जो चतुष्कोणीय या चतुर्भुजीय रचना होती है, जिसके चारों ओर अलग अलग रचनाएं द्वारा ये घिरी होती है। इसके आगे की ओर पोस्टेरियर फोंटानेल तथा लेम्बॉइडल सूचर होता है। ठीक है, जो वर्टेक्स होता है उसी के आगे और पोस्टेरियर फोंटानेल तथा लेम्बॉइडल सूचर होता है। दोनों साइडों में पैराइटल उभार भी होते हैं, जिसे हम लोग भाल्ट का बोलते हैं। और भाल्ट का निर्माण जो होता है वो फ्रंटल ऑक्सीपिटल तथा पैराइटल बोन मिल के करते हैं। ठीक है, जो आगे पैराइटल उभार होते हैं जिसे वॉल्ट बोलते हैं, उसका निर्माण फ्रंटल ऑक्सीपिटल तथा पैराइटल बोन मिल के करते हैं। प्रसव के समय 99.5% स्त्रियों में वर्टेक्स जो होता है वो प्रस्तुति रहता है, यानी जो अस्थि कक्ष है वही 99.5% स्त्रियों में प्रस्तुत होता है डिलीवरी के समय। अगर ये प्रस्तुत होता है तो नॉर्मल डिलीवरी का होने का चांस ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और ये जो होता है वो डिलीवरी में बहुत कम कष्टदायक होता है। अगला जो होता है वो है फेस यानी चेहरा। चेहरे से कपाल का 1/3 भाग बनता है। यह कपाल के ऊपर की तरफ नाक की जड़, चिन तथा गर्दन की मिलने वाले स्थान तक फैला होता है। जो चेहरा होता है वो कपाल का 1/3 भाग होता है। यह कपाल के ऊपर की तरफ नाक से जड़, चिन तथा गर्दन की मिलने वाली स्थान तक फैला होता है। इसकी जो प्रस्तुति होती है वो 0.2% होती है, यानी डिलीवरी के समय जो चेहरा होता है वो 0.2 भाग में प्रस्तुत होता है। वो है भौं यानी ब्रो। भ्रूण का यह भाग नाक की जड़ में अग्र फोंटानेल तथा क्रोनल सूचर से घिरा होता है। जो भ्रूण का नाक होता है, जो भ्रूण का भौं होता है वो नाक की जड़ में अग्र फोंटानेल तथा क्रोनल सूचर से घिरा होता है। साइड में सुप्रा ऑर्बिटल रिज रहता है। इस भाग को हम लोग सिनिस्पट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नाक की जड़ होता है उसी में अग्र फोंटानेल तथा क्रोनल सूचर से घिरा ये भौं होता है, जिसके साइड में सुप्रा ऑर्बिटल रिज भी होते हैं। इस भाग को हम लोग सिनिस्पट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।